हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं आज आपको कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 299 और 300 को डिस्कस करूंगी। तो आर्टिकल 299 में क्या आप कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के मामले में लायबिलिटी को बताया गया है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर आर्टिकल 299 में क्या कहा गया है। आपको कुछ अपने शब्दों में बता रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपनी एक्सिक्यूटिव पावर को, एक्सिक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका शक्ति को प्रयोग करते हुए किसी भी पर्पस के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ऑथराइज है। आर्टिकल 299 में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इंडियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पर बाइंडिंग होगा जब तीन कंडीशंस आपको बता रहे हैं। अगर स्पष्ट रूप से प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा किया गया हो, प्रेसिडेंट या गवर्नर की ओर से किया गया हो, या फिर ऐसे व्यक्तियों द्वारा और ऐसी रीति से किया गया हो कि प्रेसिडेंट और गवर्नर द्वारा कोई नॉमिनेट और ऑथराइज पर्सन हो। अगर इन शर्तों का पालन नहीं किया जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा और गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं होगा। इसका मतलब आर्टिकल 299 में आप तीन बातें याद रखेंगे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इंडियन गवर्नमेंट पे और स्टेट गवर्नमेंट पे तभी बाइंडिंग होगा जब वो क्लियरली प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा किया गया हो, उनकी ओर से किया गया हो, या उनके द्वारा कोई नॉमिनेट या ऑथराइज पर्सन द्वारा किया गया हो। अगर इन कंडीशंस को फॉलो नहीं किया जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा और गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं होगा। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत स्टेट की कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी बिल्कुल सिमिलर वैसी है जैसे कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किसी प्राइवेट पर्सन की होती है। प्रेजेंट टाइम में भी बहुत लीगल जो स्टेटस में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है। स्टेट की लायबिलिटी बिल्कुल ठीक उसी तरह से है जैसे कि 1858 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम से ही किए जाएंगे और वो पर्सनल किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल नहीं होंगे। आपको कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अब कुछ बातें मैं आपको और बताने जा रही हूँ कि अगर आर्टिकल 299 क्या है। मैंडेटरी का मतलब होता है आज्ञापक मानना ही होगा। आर्टिकल 299 के प्रोविजंस क्या हैं? बाइंडिंग कह सकते हैं आप, मैंडेटरी हैं पूरी तरीके से। इसी पर एक केस है, भीख राज का केस है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। आपको पूरा केस डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि जो भारत है, जो डोमिनियन है और उसके बीच किसी व्यक्ति के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 सेक्शन 175 सब क्लॉज 3 द्वारा सर्टेन फॉर्म में नहीं की गई थी तो उसे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। इसका मतलब उस समय जो एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था किसके अनुरूप किया गया था? इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 का सेक्शन 175 सब क्लॉज 3 के द्वारा नहीं किया गया था। उस सेक्शंस को फॉलो नहीं किया गया था, इसीलिए उसे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। जब कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स ही नहीं किया जा सकता है तो उसके ब्रीच के लिए कंपनसेशन का क्लेम भी हम नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 175 सब क्लॉज 3 और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 299 सब क्लॉज 1 दोनों कह सकते हैं बिल्कुल इक्वल हैं। सेक्शन 175 सब क्लॉज 3 उस समय क्या कह रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम से किया जाएगा? भारत के गवर्नर जनरल के नाम से किया जाना चाहिए था और उनके द्वारा ही कोई ऑथराइज पर्सन उनके द्वारा कोई ऑथराइज पर्सन हो वही एक्सिक्यूट कर सकता है, वही निष्पादन कर सकता है इसका। मगर इस केस में जो अपीलांट था उसने डिविजनल सुपरिटेंडेंट के नाम लिखे गए लेटर्स के द्वारा क्या किया कि अनाज को बेचने का प्रपोजल कर दिया और उस अधिकारी ने उसे क्रय करने का आदेश भी दे दिया। अब जो ये होना था सेल, ये गवर्नर जनरल के नाम से नहीं दिए गए थे, डिविजनल सुपरिटेंडेंट को इसके लिए ऑथराइज भी नहीं किया गया था। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भारत डोमिनियन के विरुद्ध इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। एक और केस आया मुलायम चंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का, AIR 1968 SC 1218 में फिर कहा गया कि अगर इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के सेक्शन 175 सब क्लॉज 3 और इंडियन और कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 299 सब क्लॉज 1 के प्रोविजनल क्या हैं? मैंडेटरी हैं और इन उपबंधों के अनुरूप ना बनाई गई संविदा क्या होगी? पूरी तरीके से शून्य होगी। मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा आर्टिकल 299 सब क्लॉज 1 को फॉलो करते ही बनाया जाएगा। अगर वो आर्टिकल 299 सब क्लॉज 1 को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से वाइड होगा। आर्टिकल 299 और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 70 दोनों में कंपेयर भी करते हैं
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 70 क्या प्रोविज़न करता है कि अगर कोई पर्सन लीगल रूप से किसी व्यक्ति के लिए कुछ करता है, कोई वस्तु देता है और उसका इंटेंशन बिना कंसीडरेशन के ऐसा करने का नहीं था और दूसरा व्यक्ति उसका प्रॉफिट ले लेता है, तो ऐसा दूसरा व्यक्ति जो प्रॉफिट ले रहा है उसको कंपनसेशन देने के लिए, हम उसको लौटाने के लिए क्या कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में हो रहा है उसी तरीके से आर्टिकल 299 के प्रोविज़न के अनुरूप अगर कोई भी चीज़ ना भी कही गई हो तब भी हम कंपनसेशन ले सकते हैं। कब ले सकते हैं? जब कॉन्ट्रैक्ट की सेक्शन 70 की शर्तों को पूरी करते हो। मान लीजिए आर्टिकल 299 की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की सेक्शन 70 की शर्तें पूरी हो रही हैं, तब भी हम कह सकते हैं कि हम कंपनसेशन को ले सकते हैं, हम प्रतिकर को प्राप्त कर सकते हैं। आर्टिकल 299 का क्लॉज 2 पढ़ेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली बोला गया है कि चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे स्टेट में गवर्नर्स हो, उनकी ओर से संविदा लिखने वाला जो व्यक्ति होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट लिखता है या कह सकते हैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ भी कर रहा है, तो वो पर्सनल रूप से किसी भी तरीके से वो लायबल नहीं होंगे। और उसके बाद मैं आपको बताना और भी कुछ चाहती हूँ कि आप देख रहे हैं कि रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है अनुसमर्थन। अगर कोई ऑथराइज पर्सन नहीं भी है लेकिन अगर गवर्नमेंट बाद में उसके द्वारा किए गए काम को रेक्टिफाइड कर दे, अनुसमर्थन दे दे, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से वैलिड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? आर्टिकल 299 बताता है बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को पूरा करता हो, लीगल तरीके से डॉक्यूमेंट हो। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को इसमें शामिल नहीं किया गया है। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग से आर्टिकल 309 आर्टिकल पढ़ेंगे। नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत को पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए। आर्टिकल 299 में भी नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत को पूरी तरीके से फॉलो किया जाएगा। अब आ जाते हैं आपको पढ़ाते हैं आर्टिकल 300। आर्टिकल 300 में क्या बताया गया है आपको? अपकृत्यों के लिए, टॉर्ट्स के लिए यूनियन का और स्टेट की लायबिलिटी क्या होगी। तो आप पढ़ चुके हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं और आपको याद भी होगा टॉर्टेरियस लायबिलिटी। तो आपको वो बताना चाहेंगे कि सबसे पहले कि वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होती है? एक व्यक्ति के काम के लिए दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदार बनाना। जैसे कि आप देखते हैं कि प्रिंसिपल एजेंट होता है, मास्टर सर्वेंट होता है, पार्टनर्स होते हैं और लायबिलिटी ऑफ द स्टेट, ये सभी चीज़ें आप इसके अंतर्गत ही आती हैं। तो कह सकते हैं कि आर्टिकल 300 किससे रिलेटेड है? सबसे पहली चीज़ कि एक टॉर्ट का में कुछ चीज़ें जो बताई गई, पहले हम आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं कि एक सामान्य मालिक क्या होता है, अपने नौकरों के उन सभी कामों के लिए उत्तरदायी होता है जो उसके एम्प्लॉयमेंट में की गई हों। और स्टेट के मामलों में ये सिद्धांत पूरी तरीके से अप्लाई नहीं होगा। आर्टिकल 300 में यूनियन और स्टेट के टॉर्ट की लायबिलिटी को तय किया गया है और पहली चीज़, जितने भी केस होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से होंगे। अब ये क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार अब यहाँ पर क्या होगा, आपको वो भी बता दें कि सबसे पहले एक चीज़ और भी बताना चाहेंगे कि स्टेट की लायबिलिटी को हम 3 भागों में यहाँ कह सकते हैं कि डिवाइड कर सकते हैं। पहली चीज़ नॉन सॉवरेन फंक्शन, दूसरी चीज़ एक्ट ऑफ स्टेट, तीसरी चीज़ अदर सॉवरेन फंक्शन। तो मैंने आपको 3 बातें बताई कि स्टेट की लायबिलिटी के लिए हम 3 बातें कर सकते हैं, नॉन सॉवरेन फंक्शन, एक्ट ऑफ स्टेट, अदर सॉवरेन फंक्शन। ये तीनों ही बातों को हम आपको डिटेल में बताएंगे। अभी आपको हम केवल आर्टिकल 300 की कुछ इंपॉर्टेंट बातें और जो हम आपको बताना चाहेंगे, आप देखेंगे कि केस लॉज भी लिखे हुए हैं, केस लॉज भी आपको एक एक करके केस लॉज भी सारे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि टॉर्ट के मामले में लायबिलिटी बता दें कि आर्टिकल 300 में क्या कहा गया कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई अन्य उपबंध ना करे, इस मामले में विधि की स्थिति वैसे ही होगी जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले थी। तो जो पहले स्थिति थी कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के मामले से पहले, वही लीगल स्टेटस माना जाएगा अगर कोई इस पर पार्लियामेंट द्वारा कोई लॉ या प्रोविज़न नहीं बनाया गया है। अब चीज़ें आप कह सकते हैं कि अगर हमें समरी में पूछा जाए आर्टिकल 300 के बारे में, मुझे एक लाइन में बोलना होता तो मैं कह सकती हूँ कि यूनियन और स्टेट का सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे ही होगी जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। तो पहले आपको केस लॉ के द्वारा डिस्कस करेंगे, तब और चीज़ों को मैं बताऊंगी। केस का नाम बोल रही हूँ, P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इस केस में कंपनी का एक सेवक और एक घोड़ा गाड़ी में गार्डन विच से कलकत्ता की यात्रा कर रहे थे। जब वो खिदिरपुर डाकयार्ड से होकर जा रहे थे तो जो कि सरकारी डाकयार्ड था, एक एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना घटी और सरकारी डाकयार्ड के कुछ कर्मचारी जो थे एक जहाज़ की मरम्मत के लिए
लोहे का एक भारी टुकड़ा ले जा रहे थे। कर्मचारी सड़क के बीचों बीच चल रहे थे, जबकि सड़क के दोनों ओर बहुत सफिशेंट जगह थी। जब वादी की घोड़ा गाड़ी कर्मचारियों के करीब पहुंची तो चालक ने कर्मचारियों को सतर्क किया और घोड़ा गाड़ी की चाल धीमी कर दी। लोहा ले जाने वाले कर्मचारियों ने रास्ते से दूर हटने का प्रयास किया, किंतु घबराहट में उन्होंने सड़क को दूसरी ओर जाने का भी प्रयत्न किया। इसके परिणाम स्वरूप काफ़ी समय बीत गया और वादी की घोड़ा गाड़ी बिल्कुल नज़दीक आ गई। अब घोड़ा गाड़ी को जब कोई इतने नज़दीक देखेगा तो अचानक से लोहा गिर गया वहाँ का, और लोहा बड़ी जोर की आवाज़ करके गिरा, जिससे बिल्कुल वादी के घोड़े क्या थे, चौंक गए और तेज़ी से आगे की ओर बढ़ गए और लोहा पूरा गिर पड़ा, जिससे एक घोड़े को बहुत क्षति पहुंची, जो लगभग 350 रुपये तक का था। कंपनी ने भारत राज्य सचिव के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा नियुक्त सेवकों की उपेक्षा के कारण अपने घोड़े की क्षति के लिए नुकसानी का जो केस था वो फाइल किया। न्यायालय ने डिसीजन दिया कि भारत राज्य सचिव सरकारी सेवा में नियुक्त जो सेवक हैं उनकी उपेक्षा से हुई क्षति के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी हैं जिस प्रकार एक साधारण नियोजक अपने सेवकों की उपेक्षा के लिए उत्तरदायी होता है। इसका मतलब जिस तरीके से एक जर्नल मास्टर अपने सर्वेंट के कामों के लिए लायबल है, उसी तरीके से गवर्नमेंट को यहाँ पर लायबल माना गया। उस समय कोर्ट ने सॉवरेन, अनसॉवरेन या नॉन सॉवरेन को कह सकते हैं कि पावर के बीच में डिफ्रेंशिएट भी किया और कहा कि राज्यों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है केवल सॉवरेन के लिए होती है, सॉवरेन कामों के लिए होनी चाहिए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी दोहरा रूप धारण करती थी, एक तो वो सॉवरेन के रूप में थी, दूसरा वो उस समय कह सकते हैं कि एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भी थी। तो जो कंपनी की जो लायबिलिटी थी उसके कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन तक ही सीमित होती है और वो क्या करती है उन कामों के जिन्हें वो डेलीगेट करती कि डेलीगेशन का मतलब होता है पावर को ट्रांसफ़र करना। तो वो अपनी सॉवरेन शक्ति के लिए यूज़ करते हुए क्या कर सकती है, अपने कामों को उन कामों के लिए क्या करती है, पावर को डेलीगेट कर सकती है। जो मामला आपको बताया वो क्षति कैसी थी, नॉन सॉवरेन फंक्शन में की गई थी, अर्थात जो डाक यार्ड का जो प्रबंध था जो कि निजी व्यक्ति द्वारा बिना किसी अपनी नॉन सॉवरेन शक्ति के प्रयोग से की जा सकती थी। तो यहाँ पर तब भी गवर्नमेंट ने अपने कर्मचारियों को उनके टॉर्ट के लिए लायबल माना। अब आगे क्या बताने जा रहे हैं आपको, दूसरा केस एक लीडिंग बताने जा रहे हैं, राजस्थान सरकार बनाम विद्यावती। तो राजस्थान सरकार की ओर से एक सरकारी जीप के अस्थाई कर्मचारी था, अस्थाई का मतलब होता है टेम्परेरी था, और वर्कशॉप से मरम्मत के लिए बहुत तेज़ी से और असावधानी से जीप को चलाते हुए बिल्कुल जा रहा था और एक पदयात्री जा रहा था पैदल चलने वाला, उसको कुचल दिया। उससे बहुत गंभीर चोट पहुंची और जिसके कारण वो उसकी डेथ हो गई। बाद में जो उसकी वाइफ थी उसने राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ नुकसानी के लिए केस फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार उत्तरदायी है और नुकसानी देने के लिए पूरी तरीके से बाध्य है। एक्सीडेंट उस समय हुआ जब जीप वर्कशॉप से वापस लाई जा रही थी, जो कि आप कह सकते हैं कि आप सॉवरेन वर्ग के अंतर्गत नहीं था। तो यहाँ पर भी न्यायालय ने स्टीम नेविगेशन कंपनी के जो डिसीजन में सॉवरेन और नॉन सॉवरेन फंक्शंस के बीच में जो डिफ्रेंशिएट किया था उसको रेक्टिफाइड किया। अब मुख्य न्यायाधीश उस समय जो सिन्हा जी थे उन्होंने कहा कि किंग जो है वो टॉर्ट नहीं कर सकता है। पुराने इंग्लैंड की, अगर इंग्लैंड की बात करें आप स्थिति देखें तो इंग्लैंड में क्राउन को रिस्पॉन्सिबल मामलों में नहीं ठहराया जाता था कि क्राउन जो भी राजा होगा वो अपने सेवक की कामों के लिए उत्तरदायी नहीं है। लेकिन बाद में एक्ट पास हो जाने के बाद क्राउन को भी कहा गया, जो भी क्राउन का मतलब जो भी क्राउन को वेयर करेगा राजा भी रिस्पॉन्सिबल होगा अपने सेवकों के लिए। तो स्थितियाँ चेंज हुई और अब एक केस और इम्पॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का लीडिंग केस है कि जो अपीलांट था कस्तूरी लाल सोने का कारोबार करता था और मेरठ में अपना सोना बेचने गया था। पुलिस ने उसे चोरी के माल रखने के संदेह में गिरफ्तार कर लिया और उसका सोना जब्त कर लिया या सीज कर लिया। जब सोना और चांदी कह सकते हैं पुलिस कस्टडी में थी तो वहाँ पे अभिरक्षा में थी और जो भी वस्तु वहाँ पर जब तक केस का निपटारा नहीं हो जाता है तो पुलिस कस्टडी में रहती है। अब संयोगवश जो वहाँ पर पुलिस कांस्टेबल था जो ड्यूटी कर रहा था वही सोना और चांदी चुराकर पाकिस्तान भाग गया। न्यायालय द्वारा तो वो निर्दोष घोषित कर दिया गया, लेकिन अपीलांट ने जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के खिलाफ सोना और चांदी लौटाने के लिए और पुलिस ने जो नेग्लिजेंस की है उसकी क्षति के लिए क्या क्या नुकसानी का सूट फाइल किया। स्टेट गवर्नमेंट की ओर से लॉजिक दिया गया कि जो पब्लिक सर्वेंट जो रॉन्ग कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड है,
स्टेट के सॉवरेन काम से क्या रिलेटेड है। तो यहाँ पर स्टेट को रिस्पॉन्सिबल उस समय नहीं ठहराया गया। तो किसी मामले में आप देख रहे हैं कि ठहराया जा रहा है, किसी मामले में नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक्ट ऑफ स्टेट था, तो एक्ट ऑफ स्टेट के मामलों में नहीं ठहराया गया। तो बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं कि कह सकते हैं कि उनमें ठहराया जा रहा है, किसी मामलों में नहीं। तो परिस्थितियाँ बताती हैं कि आपको बता दें कि सॉवरेन में और सॉवरेन, नॉन सॉवरेन फंक्शन, एक्ट ऑफ स्टेट, अदर सॉवरेन फंक्शन, इन तीनों में इसीलिए अंतर को डिस्क्राइब किया गया है। अब कुछ और केस, एक और केस आपको बता दें जो लीडिंग है, सत्यवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में एक वायुसेना का एक ट्रक चालक था जिसकी नेग्लिजेंस के कारण जो प्लेंटिफ के हस्बैंड की डेथ हो गई थी। अब घटना के समय जो उस समय क्या था कि जो वायुसेना की जो ट्रक थी, वायुसेना की ही एक हॉकी टीम को मैच खिलाने के लिए ले जा रही थी। अब राज्य की ओर से काम दिया गया कि भाई ये तो क्या है कि ये काम उनके एक जनरल पार्ट का हिस्सा है, क्योंकि सैनिकों को हेल्दी और फिट रहना पड़ता है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि ये एक तो जनरल काम का पार्ट है। लेकिन न्यायालय ने स्टेट गवर्नमेंट के इस लॉजिक को एक्सेप्ट नहीं किया और कहा कि अब ये क्या है कि वो वहाँ पर प्लेंटिफ ने को, जो उसका हस्बैंड जिसने केस फाइल किया था सत्यवती, उसको क्या किया, कंपनसेशन दिलवा दिया गया। तो आप देखेंगे कि अलग अलग केसों में अलग अलग तरीके के डिसीजंस आते हैं। जब अलग अलग केसों में अलग अलग डिसीजंस आने का केवल एक ही रीज़न है जो आपको मैं बिल्कुल डायरेक्टली बताना चाहूँगी कि स्टेट की अगर हमें लायबिलिटी यहाँ पर डिस्क्राइब करनी हो तो हम 3 तरीके के फंक्शंस को बांट सकते हैं, नॉन सॉवरेन फंक्शन, एक्ट ऑफ स्टेट और अदर सॉवरेन फंक्शन, जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। तो इनका मतलब क्या होता है, हम इनको मतलब भी बता देते हैं ताकि आपको और क्लियर समझ में आ जाए। नॉन सॉवरेन फंक्शन, तो नॉन सॉवरेन फंक्शन क्या है कि इस कामों के लिए सरकार या राज्य का सदैव दायित्व रहा है। नॉन सॉवरेन फंक्शन ये ऐसे कार्य होते हैं जो प्राइवेट नागरिक भी कर सकते हैं, जैसे राज्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कमर्शियल एक्टिविटीज़, जैसे रेल है, डाक है, सड़क है, ट्रांसपोर्ट है, सभी इसी कैटेगरी में आते हैं नॉन सॉवरेन फंक्शन में। अब एक्ट ऑफ स्टेट, राज्य के कार्य क्या हैं, तो राज्य के कार्य वे प्रभुत्व संपन्न कार्य होते हैं जो एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के खिलाफ या किसी विदेशी व्यक्ति जो राज्य के संरक्षण में ना हो उसके विरुद्ध किए जाते हैं। सही अर्थ में कहें कि राज्य का कार्य क्या है, कभी अपने नागरिकों के खिलाफ हो ही नहीं सकता। अगर एक्ट ऑफ स्टेट हम बोले तो हम एक ही लाइन में बोलें कि एक्ट ऑफ स्टेट जो है वो अपने सिटीजन्स के खिलाफ कभी भी नहीं होगा। इस प्रकार के कामों के लिए राज्य की कोई लायबिलिटी भी नहीं होगी। यहाँ तक कि देश के न्यायालय ऐसे मामले को तय ही नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे केसेस होते हैं पेंडिंग रहते हैं, तो पेंडिंग ही रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम कह सकते हैं कि कभी कभी क्या कहते हैं, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो होती हैं बदलती रहती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। अब अदर सॉवरेन फंक्शन में मैंने आपको केस के नाम ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको कि कस्तूरी लाल वर्सेस यूपी गवर्नमेंट, P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये सब मैं केसेस आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। सत्यवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केसेस आपको लीडिंग केसेस हैं। बहुत सारे और भी केस हैं, जैसे अमरीक सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उड़ीसा राज्य वर्सेस लोचन पंडा, बहुत सारे केसेस हैं। अब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो तो स्टेट की लायबिलिटी क्या होगी, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ। उस पर मैंने केस भी आपको दिया हुआ है, रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो स्टेट को इम्यूनिटीज़ कुछ मामलों में, इस केस में कह सकते हैं रुदल शाह वर्सेस स्टेट और बिहार के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट की इम्यूनिटी के मामले प्रिंसिपल में कुछ चीज़ें क्या की, लिमिट में कर दी। न्यायालय से बहुत से मामले जिन पर अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विस्तार पूर्वक विचार किया जा चुका है, राज्य या उसके अभिकरण द्वारा अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के अतिक्रमण के लिए नुकसानी देने के आदेश दिए गए हैं। आप अगर एक लाइन में इसको समझना चाहें कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो और स्टेट की क्या लायबिलिटी हो, तो बता दें कि मूल अधिकारों का जब ट्रेसपास, कह सकते हैं कि जब मूल अधिकारों का कोई ट्रेसपास करेगा तो उसको हम क्या करेंगे, उपचार देंगे, रेमेडी देंगे। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का कर्तव्य है कि वो रेमेडी देगी। इसीलिए स्टेट की इम्यूनिटी का प्रिंसिपल आप कह सकते हैं यहाँ पर प्रभावी नहीं होगा। फिर भी न्यायालय ने कुछ कस्तूरी लाल के विरुद्ध व्यवस्था नहीं दी थी यहाँ पर। इसी पर आपको केस याद होगा, एन नागेंद्र एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का मामला भी आप पढ़ सकते हैं। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस परमानंद का मामला कि
एक आरक्षित वन था, वहाँ पर भागकर एक चीते ने एक 15 साल के बच्चे को मार डाला था। चूंकि स्टेट मानव जीवन की रक्षा करने में असफल रहा तो न्यायालय ने 1 लाख रुपए जो कंपनसेशन था उसको बहुत अधिक नहीं माना, कहा कि कंपनसेशन और मिलना चाहिए। तो देखा जाए टेक्निकल रूप से आज भी टॉर्ट के मामलों में हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टेट को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना गया है। इन सब स्थितियों के लिए हम कह दें कि कुछ विधियां में भी हमारी कमियां हैं और हमारे जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी ड्यूटी होनी चाहिए कि जो निर्दोष नागरिक हैं उनको रेमेडीज़ मिले और उन्हें एक ऐसा लेजिस्लेशन बनना चाहिए कि जो बिल्कुल कह सकते हैं कि सबका भला करे। कस्तूरी लाल वर्सेस उत्तर प्रदेश के राज्य के निर्णय की कटु आलोचना के बाद भी बहुत उनकी नींद खुली और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। बहुत कटु आलोचना हुई थी इस केस के बाद, बहुत उसको क्रिटिसाइज़ किया गया था और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमारी चेंज हुई। आज देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए बहुत साल हो गए हैं, तब भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल पूरी तरीके से इन्फोर्स नहीं हो पाए हैं। आज भी कह सकते हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आज भी हमारी कल्पना का एक सब्जेक्ट मैटर यहाँ बन के रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति को काफ़ी बदल दिया है, कह सकते हैं। आर्टिकल 21 का विस्तार किया और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि समान काम के लिए समान वेतन, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा के बारे में बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया जो बहुत अलग तरीके से हुई। राजस्थान राज्य बनाम विद्यावती, कस्तूरी लाल और उत्तर प्रदेश में ही क्या किया गया, जो इम्यूनिटीज़ जो दी गई थी वो इंग्लैंड में भी अस्वीकृत हो गई थी। भारत में लागू करने से मना कर सकता था, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग ने क्या किया, उसको उस समय पूरी तरीके से कह सकते हैं कि इन केसों की बहुत आलोचना की गई कस्तूरी लाल की, और राजस्थान वाले में आपने देखा कि किस तरीके से जस्टिस दिया गया। तो हमारे संविधान में एक वेलफेयर स्टेट की कल्पना की गई है जिससे हर पर्सन को इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल जस्टिस मिले। इस सिद्धांत का जो कह सकते हैं कि बहुत सारी अंग्रेजी विधियां, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत होते हैं जो भारत में पूरी तरीके से लागू नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि कह सकते हैं कि इक्विटी के खिलाफ हैं और जस्टिस के खिलाफ होते हैं। तो आज आपने देखा कि मैंने आपको आर्टिकल 299 और 300 में अंतर बताया, डिफरेंशिएट बताया और बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हों, समझ में आती हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट टॉपिक पे फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर आपको कोई नई चीज़ मैं बताऊंगी। थैंक यू।